एक लंबे वक्त के बाद एक बार फिर अधीश और ज्वालादत्त का आमना सामना होने जा रहा था। जहां ज्वालादत्त के पास एक सुदृढ़ योजना थी, वहीं अधीश के पास नई शक्तियों और मंत्रों का बल। अधीश ज्वालादत्त की खोज में निकल पड़ा था और ज्वालादत्त छिपकर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। सांप नेवले की इस लड़ाई में ज्वालादत्त की बुराई का सर्प जीतेगा या अधीश की अच्छाई का नेवला उसका फन कुचल देगा। कौन जीतेगा, ये आखिरी मुकाबला। ज्वालादत्त तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि अधीश उसे खोजता हुआ यहां तक पहुंच गया है। हालांकि ज्वालादत्त की योजना यहां उसका सामना करने की नहीं थी, लेकिन उसने सोच लिया था, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अपने कमरे में लेटा ज्वालादत्त यही सब सोच रहा था कि किसी ने प्रवेश किया। यह उसका साथी और सहायक बादल था। बादल ने आते ही कहा, आपकी बात सच निकली, वो अधीश यहां आ पहुंचा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। ज्वालादत्त ने कहा, तुम चिंता मत करो बादल, उसके साथ कोई बड़ा मांत्रिक नहीं है। समीर और निमेश दोनों साधारण मांत्रिक ही हैं। हमें असली खतरा अधीश से ही है। बादल की आंखें चमक उठी। वो बोला, हां, और असली फायदा भी। बादल भी काल विजय दल का एक सदस्य था। अधीश को मारकर उसकी संपत्ति सौंप देने का वादा ज्वालादत्त ने उससे किया था। ज्वालादत्त का दाहिना हाथ बुरी तरह सड़ रहा था। शीतनगर में इलाज से थोड़ा बहुत लाभ हुआ था, लेकिन काम करने की हालत में अब भी नहीं था। इसी कारण उसे बादल को अपना सहायक रखना पड़ा था, वो भी मजबूरी में। लेकिन ज्वालादत्त को पूरा भरोसा था कि बादल उसका काम पूरा कर सकता है। उसके बाद बादल के साथ क्या करना है, यह भी उसने सोच रखा था। अधीश की शक्तियों के लालच में बादल ज्वालादत्त के साथ आ तो गया था, लेकिन उसे अभी अधीश की शक्तियों का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अंदाजा तो खैर ज्वालादत्त को भी नहीं था। अधीश के कोष में दो नई ताकतें जमा हो चुकी थी, ये ज्वालादत्त को पता नहीं था। उस रात अधीश और उसके साथी सोए नहीं, बल्कि योजना को पुख्ता करते रहे। तय हुआ कि पहले ज्वालादत्त के रहने के ठिकाने और उसके साथियों का पता लगाया जाए। निमेश इस काम के लिए बाहर निकला और शीतनगर के रास्तों पर चल पड़ा। सराय मालिक से उसने नगर के रास्तों के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था और ये अंदाजा भी लगा लिया था कि ज्वालादत्त कहां छिपा हो सकता है। काफी देर गलियों में टहलने और लोगों से पूछताछ करने के बाद वो जिस जगह पहुंचा, वो एक बड़ी विचित्र जगह थी। एक छोटा सा लाल रंग का मकान था, जिसके चारों ओर हरे रंग का धुआं फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हरे बादलों ने उस मकान को गोद में उठा रखा हो। लेकिन निमेश जैसे ही थोड़ा और करीब पहुंचा, उसे चक्कर और बेहोशी आने लगे। निमेश बिना एक कदम आगे बढ़ाए ही वहां से लौट आया। जब वो लौटकर आया तो उसकी सांस फूल रही थी। अधीश उठकर कमरे के बाहर आया। क्या हुआ निमेश, क्या तुम दौड़ते हुए चले आ रहे हो? निमेश ने 2-3 गहरी सांसें छोड़ी और कहा, ज्वालादत्त के घर का पता तो चल गया है, लेकिन उसने सुरक्षा घेरा ऐसा बना रखा है जैसे जहर भरे बादल हों। उसी बादल ने मेरी सांसों पर ऐसा प्रभाव डाला कि मुझे बेहोशी आने लगी। अधीश सर हिलाते हुए बोला, ज्वालादत्त के पास इस तरह के कई रक्षा मंत्र हैं। 1-2 मंत्र मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। समीर ने पूछा, लेकिन हम उस जहरीले धुएं से लड़ेंगे कैसे? कैसे पार करेंगे? अधीश ने कहा, हम उस धुएं को पार नहीं करेंगे। ज्वालादत्त उस घेरे को तोड़कर बाहर आएगा। लेकिन कैसे? निमेश और समीर ने एक साथ पूछा। अधीश कुछ सोचकर बोला, मेरे पास एक उपाय है। यह उपाय और कुछ नहीं, अधीश का काल नेत्र मंत्र ही था, जो कि स्पंदन मंत्र की सहायता से कई गुना शक्तिशाली हो चुका था। इन दोनों मंत्रों की सहायता से अधीश अब किसी बड़े मांत्रिक को भी भ्रम में डाल सकता था। अधीश और उसके साथी ज्वालादत्त के मकान की ओर चल पड़े। तीनों ने अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक रखा था। साथ ही निकलने से पहले एक औषधि का सेवन कर लिया था, जो उन्हें उस जहरीले धुएं से बचा सकती थी। जिस समय निमेश यहाँ आया था, मकान के बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिलहाल बादल यहाँ पहरा दे रहा था। अधीश जानबूझकर ही मकान के सामने पहुंच गया और इस तरह ताक झांक करने लगा जैसे वो कोई जासूस हो। ये देखते ही बादल सावधान हो गया और बाहर की ओर लपका। धुएं को पार करके वो घेरे से बाहर जैसे ही निकला और अधीश की ओर ये जानने के लिए बढ़ा कि वो कौन है,
निमेश ने एक बंधन मंत्र से उसे जकड़ लिया और अपने रथ में लाकर पटक दिया। समीर पहले ही रथ के अंदर बैठा था। उसने बादल के हाथ पैर अच्छी तरह से कस दिए और रथ को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। अब अधीश और निमेश मकान के बाहर ही छिपकर ज्वालादत्त के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। ज्वालादत्त भीतर आराम से बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था। उसे बादल की शक्तियों पर पूरा भरोसा था, लेकिन काफी देर तक जब उसने बादल की आहट नहीं सुनी तो उसे शक हुआ। उसने बाहर आकर देखा, बादल वहां नहीं था। अधीश तो इसी मौके के इंतजार में था जब ज्वालादत्त असावधान हो और वो वार कर दे। अधीश ने भी मौका गंवाया नहीं और तुरंत काल नेत्र मंत्र पढ़कर ज्वालादत्त की ओर वार किया। ज्वालादत्त कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो गहरे भ्रम का शिकार हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अपने चारों ओर फैला जहरीला हरा धुआं उसे अपनी ओर बढ़ते हुए सर्पों जैसा दिखाई दे रहा था। ज्वालादत्त घबराकर मकान के बाहर की ओर भागा और निमेश ने एक बार फिर अपने बंधन मंत्र में उसे जकड़ लिया। ज्वालादत्त का दायां हाथ पूरी तरह सड़ चुका था और अब किसी काम का नहीं था। वो चाहकर भी मंत्र पढ़ने में फुर्ती नहीं दिखा सकता था। अधीश ने काल नेत्र का प्रभाव हटाया और ज्वालादत्त को जोर से जमीन पर पटक दिया। अचानक होश में आया ज्वालादत्त जोर से चिल्लाया, बादल बादल! लेकिन बादल यहां होता तब ना उसे कुछ सुनाई देता। समीर अब तक उसकी अकल ठिकाने लगा चुका था। समीर ने उससे पूछा, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या ज्वालादत्त का साथ? बादल बोला, वो कोई मेरा मित्र नहीं है, मैं तो बस अधीश को मारकर उसके मंत्र हासिल करने के लिए ज्वालादत्त का साथ दे रहा था। समीर जोर से हंसा। मैं तो समझता था काल विजय के सदस्य बहुत चालाक होते हैं, लेकिन तुम तो एकदम मूर्ख निकले। ये सुनकर बादल तिलमिला उठा। बकवास बंद करो और मेरे हाथ खोल दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि काल विजय के सदस्य क्या कर सकते हैं। समीर ने कहा, मूर्ख, मैं चाहूं तो अभी तुझे खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मेरी या अधीश की तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है। हम सिर्फ ज्वालादत्त को मारने आए हैं। बादल फिर चीखा, लेकिन काल विजय के हर सदस्य की अधीश के साथ दुश्मनी है। काल विजय की हत्या करने वाले दुष्ट सूर्यभान का प्रिय शिष्य है ना वो अधीश, उसकी मौत ही हमारा बदला है। समीर ने अपना माथा पीटकर कहा, हे ईश्वर, तुम चालाक नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन उलझन में तो मत रहो। कम से कम अपना उद्देश्य तो स्पष्ट रखो कि तुम अधीश के मंत्रों के लिए उसके पीछे आए हो या काल विजय के बदले के लिए। यह कहकर समीर जोर से हंसा। बादल दांत पीसते हुए बोला, बकवास बंद करो और असली मांत्रिक योद्धा की तरह आमने सामने का युद्ध करो। समीर बोला, देखो भाई, बात यह है कि मुझे मांत्रिक बनने का कोई शौक नहीं था और योद्धा बनने का तो बिल्कुल नहीं, तो ये सब बातें करके मुझे तो तुम उकसा नहीं सकते, लेकिन दिखता है कि तुम्हें मरने का बहुत शौक है, तो मरो फिर अपनी मौत। फिर मत कहना कि समीर ने मौका नहीं दिया। इतना कहकर समीर ने उसे एक पेड़ से कसकर बांध दिया और एक लकड़ी उठाकर उसके सर पर जोर से वार किया। लकड़ी पड़ते ही बादल बेहोश हो गया। समीर ने ध्यान से लकड़ी को देखा और बोला, वाह, बिना मंत्रों के भी शत्रु को बेहोश किया जा सकता है। लकड़ी उसने अपने रथ में डाल ली और वापस ज्वालादत्त के मकान की ओर चल पड़ा। ज्वालादत्त के मकान के बाहर ही अधीश और निमेश बैठे समीर का इंतजार कर रहे थे। समीर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा ज्वालादत्त जमीन पर पड़ा था। रथ से छलांग मारकर वो उतरा और लकड़ी हाथ में झुलाता हुआ अधीश के पास आया। ज्वालादत्त ने समीर पर एक नजर डाली और दूसरी ओर देखने लगा। समीर बोला, अरे ज्वालादत्त जी, आप जमीन पर क्यों पड़े हैं? मैं तो आपके पैर छूने आया था। खड़े तो हो जाइए, आशीर्वाद दीजिए। ज्वालादत्त ने दांत पीसते हुए क्रोध से उसकी ओर देखा। समीर ने फिर उसी लहजे में कहा, अरे अरे ज्वालादत्त जी, आज तो आप अपने नाम को सार्थक कर रहे हो और आंखों से ही ज्वाला छोड़ रहे हैं। कहीं मैं भस्म ना हो जाऊं। अधीश ने समीर को घूर कर देखा, लेकिन उसकी हंसी छूट गई। समीर ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। निमेश ने उसके हाथ में एक लकड़ी देखी तो पूछा, समीर भाई, ये लकड़ी किस लिए साथ लिए घूम रहे हो? समीर ने प्यार से उस लकड़ी को सहलाया और किसी अस्त्र की तरह अपने कंधे पर रखते हुए बोला, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है भाई, ये मेरा प्रिय अस्त्र है जिसे मैंने अभी अभी हासिल किया है। निमेश के चेहरे पर उलझन देखकर समीर गंभीर चेहरा बनाकर बोला, इसी लकड़ी से मैंने अभी अभी एक बहुत बड़े मांत्रिक को चित किया है। अधीश ने निमेश से कहा, समीर की बातों के जाल में फंसने वाला आदमी पानी भी नहीं मांगता, तुम इससे दूर ही रहना।
अधीश की बात सुनकर निमेश हंस पड़ा और समीर ने मुंह बिचका दिया और सम्मान के साथ ले जाकर अपनी लकड़ी को वापस रथ में डाल दिया। अब आगे क्या करना है? यदि इसे मारना है तो यहीं खत्म कर देते हैं। अधीश ने एक नजर ज्वालादत्त पर डाली। आज ज्वालादत्त जमीन पर पड़ा हुआ कातर दृष्टि से अधीश को देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में दया की भीख मांग रहा हो, लेकिन मुंह से उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। ज्वालादत्त को देखकर अधीश गंभीर हो गया था। अब तक उसने कुछ भी नहीं कहा था और इसी बात को समझते हुए समीर मजाक करके माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी अधीश उसी तरह अनमना सा बना रहा। समीर ने निमेश की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। निमेश उसका आशय समझ गया था। निमेश ने धीरे से अधीश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अधीश चलो यहां से चलते हैं। उसने पूछना चाहा था कि ज्वालादत्त का क्या करना है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अधीश की आंखें गीली थीं। उसे वो समय याद आ रहा था जब ज्वालादत्त उसका अच्छा मित्र हुआ करता था और अधीश उसे अपना हितैषी मानकर उस पर बहुत विश्वास करता था। अधीश ने समीर को इशारा किया। समीर आकर उसके पास खड़ा हो गया और ज्वालादत्त की उंगली से उसका छल्ला उतार लिया और अपने बटुए में रख लिया। ज्वालादत्त ने विरोध करने की कोशिश तो की, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। कुड़ने के अलावा वो ज्यादा कुछ कर ना सका। इसके बाद अधीश ने अपना खंजर निकाला और ज्वालादत्त के गले पर रख दिया और बिल्कुल धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, कुछ याद आया महाशय? एक दिन आपने भी बिल्कुल ऐसे ही मुझे मजबूर कर दिया था। उस दिन पहली बार मेरे किसी मित्र ने मेरा भरोसा तोड़ा था। तुम्हें पता है मैं खुद अनंत पाताल में क्यों कूद गया था, लेकिन उस दिन भरोसे के साथ मैं भी टूट गया था। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकते। अब जाकर ज्वालादत्त ने मुंह खोला। मुझे माफ कर दो अधीश, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। अंधेरी शक्ति के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। तुम तो खुद एक मांत्रिक हो, तुम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो। अधीश ने एक गहरी सांस छोड़ी। अगर समझ सकता तो आज यहां न बैठा होता। मैं मांत्रिक बाद में हूं, इंसान पहले। मैं कभी अपने फायदे के लिए अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन तुम कभी मेरे मित्र थे और मैंने दिल से तुम्हें अपना हितैषी मित्र समझा था। अब उसी नाते मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मौका? निमेश और समीर के अलावा खुद ज्वालादत्त भी इस बात को सुनकर चौंक पड़ा। एक मौका तो अधीश उसे पहले ही दे चुका था, लेकिन उस मौके का इस्तेमाल भी ज्वालादत्त ने अधीश के खिलाफ ही किया था। अब कौन से मौके की बात कर रहा था अधीश? अधीश के इतना कहने के बाद भी ज्वालादत्त पर कुछ खास असर नहीं हुआ, न ही उसके हाव भाव में कोई बदलाव दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि अधीश उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। न ही उसने दोबारा माफी मांगने की कोशिश की। इस बात पर भले ही अधीश का ध्यान न गया हो, लेकिन निमेश और समीर दोनों ही उलझन में थे। क्या था ज्वालादत्त का इरादा? क्या उसने अधीश के खिलाफ कोई बड़ी योजना बना रखी थी? अधीश के कहने का क्या अर्थ था? क्या वो सच में ज्वालादत्त को कोई मौका देना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।